Hello everyone, good evening and welcome back to your physics concept class. Without wasting your time, let me start the journey of physics, that is the physical world. कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज सीधे टॉपिक की बात करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि आप पहले कल की क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था। तो लेट्स सी हियर, और हम पिछला देख लेते हैं कि आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, क्या सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है फॉर मेकिंग योर नोट्स, फॉर मेकिंग योर सेल्फ नोट्स। एक्चुअली खुद बनाने हैं आपको, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए कराने के लिए मैं हूँ, कोशिश खुद आपको करनी है। तो लेट्स सी हियर, कल हमने क्या पढ़ा था? द चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। स्टार्ट हमने किया था साइंस। साइंस को क्या बताया गया था? सिस्टमैटिक नॉलेज, दिस इज द साइंस। इसको हमने क्या किया? बाई फॉरवर्ड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ओरिजिनल की बात नहीं करते हैं, एक तरफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको क्या क्या रीड करना है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, साइंटिफिक सिस्टमैटिक नॉलेज को। सिस्टमैटिक नॉलेज को हमने बोला है साइंस, और साइंस की सिस्टमैटिक नॉलेज को क्या बोला था मैंने? सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरगेट किया है। कौन कौन सी? फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। इनको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिजिकल साइंस किसके लिए थी? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और बायोलॉजिकल साइंस फॉर लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल फिनोमेना का हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया, एक फॉर नॉन लिविंग थिंग्स में और एक फॉर लिविंग थिंग्स में। जो नॉन लिविंग थिंग्स में आई उनको हमने किस में एडजस्ट कर लिया? फिजिकल साइंस में। और जो लिविंग थिंग्स के बारे में नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमेना है उनको हमने किस में स्टडी किया? बायोलॉजिकल साइंसेज में। अब उस पार्ट का हमसे लेना देना नहीं है, इन पर्टिकुलर दिस क्लास, दिस इज द फिजिक्स क्लास। सो नाउ द फिजिकल साइंस, वैसे तो बहुत सारी है, बट एटलीस्ट जो अभी आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे उन दोनों को मैं इंडिकेट करता हूं एज एन एग्जांपल। फिजिक्स and chemistry, these are the sciences related to the non-living things, physical sciences. Here, यहाँ भी जो आपको 11th 12th में रीड करनी है, मैं उन्हीं 2 की बात करता हूँ। एक्चुअली दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल साइंस एंड जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी 11th 12th में आप बायो में स्टडी करेंगे। तो ये दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस की। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी स्टडी करेंगे, तो ये ब्रांचेस किसकी? नॉन लिविंग की। अब हम कहाँ आ गए? हमें सिर्फ स्टडी करनी है ये यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास में है, ओनली फिजिक्स। तो इतना सेगमेंट के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं। इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी सिंपल वे में, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट आप बोल सकते हैं। अब यहाँ भी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज। वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे? तो आप चाहें तो फिर से ये सीक्वेंस मेंटेन रखनी है। अब हम पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करेंगे। साइंस को हम फिजिक्स तक ले आए, जिस सब्जेक्ट पे हम आ गए। इसको आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक एक सीक्वेंस नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम फिर से फिजिक्स को बाई फॉरवर्ड करेंगे इन ब्रांचेस। अभी हम क्या करेंगे? नाउ फिजिक्स, इसके बारे में हमें पर्टिकुलर स्टडी करनी है।
तो यहाँ ब्रांचेस में हमने जब इसको डिवाइड किया है, ब्रांचेस जो आप 11th, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो 11th 12th स्टैंडर्ड पे आपको स्टडी करनी है, और एक्चुअली वो ब्रांचेस तो बहुत ब्रॉड है, आपको यूनिट स्टडी करने हैं रिलेटेड टू दैट ब्रांचेस इन वेरी शॉर्ट 11th 12th स्टैंडर्ड पे, एज वेल एज यू आर मूविंग टुवर्ड द हायर क्लासेस यू स्टडी मोर। बट हेयर एट द 11th 12th स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो नोट, कौन कौन सी ब्रांचेस आपको पढ़नी पड़ेंगी। द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, वैसे तो बहुत कुछ आप स्टडी करके भी आए हैं 9th और 10th में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे के सारे लॉ किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स में हम स्टडी की इसकी करते हैं ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ लो स्पीड्स। ऑर्डरली मोशन का मतलब क्या है, डिसऑर्डर नहीं है, एक पर्टिकुलर होता है। जैसे आपने नेम सुन रखा होगा, जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा तो क्या बोला जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। जब ये प्लेन में होगा, दो डायमेंशन में एक साथ, जैसे कि आप स्टोन को एयर में थ्रो कर दिए तो क्या होगा, स्टोन जब ऊपर भी जाएगा हाइट भी अटेंड करेगा और एक जैकेट डिस्टेंस पे भी कवर करेगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा और हाइट भी अटेंड करेगा। तो ये मोशन कितने डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई। दिस इज द 2 डायमेंशनल मोशन, सेम एज द 3 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पे हम मोशंस के टाइप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑर्डरली मोशन का सिर्फ मीनिंग क्लियर कर रहे हैं कि मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डरली मोशन को स्टडी करेंगे, जिनमें 1 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन होगा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सेकेंड वन, और इसमें चाहे तो आपने कौन सा लॉ यूज किया वो भी नोटिस कर सकते हैं आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ आपने मैकेनिक्स के अंदर स्टडी किए। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। सेकंड ब्रांच ये है, जो भी आपको 11th में ये भी आपको एक यूनिट मिलेगा। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, डिसऑर्डरली मोशन। मोशन का कोई ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ तो ऑर्डर डिफाइंड है। डिसऑर्डरली मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और डिसऑर्डरली मोशन किसका हो सकता है, जब किसी बॉडी से हीट निकलती है तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन किधर भी जा सकती है। फॉग है, उसका मोशन किधर भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे टेम्परेचर का मोशन डिसऑर्डर है। तो ये मोशन क्या है, डिसऑर्डर मोशन को हम जिस ब्रांच के थ्रू स्टडी करेंगे, आप अभी सिंपल वे में यही इस कंसिडर कर सकते हैं कि जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में वो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स स्टडी करेंगे वो थर्मोडायनामिक्स है। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारे लॉ इन्वॉल्व रहेंगे, वो थर्मोडायनामिक्स होंगे। थर्ड ब्रांच की बात करते हैं। इसके बारे में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इस ब्रांच में आप क्या रीड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी भी रीड किया है आपने और मैग्नेटिज्म भी रीड किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आप लॉ कौन कौन से यूज करते थे नॉर्मली, लाइक जैसे कूलम्ब्स लॉ आपने 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक सो पढ़ा है, फैराडेज लॉ आई थिंक आपने पढ़ा है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ शायद में भी आपने पढ़ा है। ये सारे के सारे लॉ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ,
एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, ये लॉ आप इसमें स्टडी करेंगे। यह ये डिटेल्स तो बहुत बड़ी है, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपको अभी यहाँ पे धीरे धीरे टॉपिक्स आते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा। यहाँ एज एन इंट्रोडक्शन मैं ब्रांचिंग बता रहा हूँ आपको, जो 11th-12th में आपको स्टडी करनी है जिनके बारे में। तो रफ इंट्रोडक्शन है, इनके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। दिस इज जस्ट स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, जिसमें कूलम्ब्स लॉ होगा, एम्पियर लॉ होगा, वो जो आप 12th में जाके पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ भी 12th में जाके पढ़ेंगे, बट एज एन इंट्रो बता रहा हूँ। फैराडेज लॉ भी आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर तो आप सभी ने देखा ही है, इसी पे बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेक्स्ट फोर्थ वन आपको रीड करनी पड़ेगी, ऑप्टिक्स रिलेटेड टू द लाइट, जिसमें आप लाइट की स्टडी करेंगे एंड वेव की स्टडी करेंगे। इसकी भी दो ब्रांचेज होती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वो बात की बात है। अभी आप जो इस पर स्टडी करेंगे वो क्या होगी, लाइट एंड वेव्स। लाइट एंड वेव्स के बारे में आप इसमें स्टडी करेंगे, जिनमें आप लेंसेज यूज करेंगे, मिरर यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन आई थिंक सो आपने पढ़ी रखा है। ये सारे के सारे ऑप्टिक्स में आप स्टडी करेंगे। तो ये भी एक यूनिट है, वैसे तो ये ब्रांच है लेकिन आपके लिए जस्ट यूनिट है। नेक्स्ट आप एक और यहाँ पे रीडिंग आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको स्टडी करनी होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या स्टडी करेंगे, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ये सारी की सारी स्टडी हम जिसमें करेंगे, थोड़ा बहुत रफ इंट्रोडक्शन आपके पास में है, वो सारा का सारा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो इतनी ब्रांचेज आप 11th से 12th तक एज ए यूनिट पढ़ेंगे। ब्रांचेस तो बहुत ब्रॉड है, शॉर्ट में छोटे छोटे यूनिट्स आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस। बट यहाँ ये सब कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट चैप्टर है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग लास्ट में होना चाहिए, बट जिन्होंने सिलेबस डिवाइन किया है, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी एंड यू। वो कुछ सोच के उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वाई दिस चैप्टर इज इन स्टार्ट, इसको फर्स्ट में क्यों रखा गया। तो सिंपल आई थिंक सो कि मोटिव यही रहा होगा कि आप इंट्रोड्यूस हो जाएं। अदरवाइज इनमें से कुछ भी अभी आपको पढ़ना नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, 1 by 1 आगे आएगा। तो अगेन फिजिक्स और उसकी कुछ ब्रांचेस जो मैंने इंडिकेट किए हैं, तो और भी बहुत पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, लेकिन वो हायर लेवल पे उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। मैकेनिक्स आपको रीड करनी है एज ए यूनिट। थर्मोडायनामिक्स भी आपको लेवल में रीड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 11-12 मिक्स बता रहा हूँ मैं। ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सबका सब आपको 11th से 12th तक स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप इन टर्म्स को चाहे तो फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। एज इंट्रो फिजिक्स, सम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स आपके मतलब का सिर्फ मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स 4 आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस शॉर्ट इंडिकेशन दे सकते हैं ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम। और यहाँ जो लो स्पीड लिखा है, लो स्पीड का मतलब ये नहीं है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड। लो स्पीड का मीन्स स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ लाइट से कम स्पीड की बात हम जो कर रहे हैं वो इस मैकेनिक्स के अंदर कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स डिसऑर्डरली मोशन है, मीन्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये ऑर्डरली मोशन है, ऑर्डर डिसाइड है, और इसका ऑर्डर डिसाइड नहीं है। टेम्परेचर किधर से किधर भी एक्सपेंड हो सकता है, हीट किधर भी एक्सपेंड हो सकती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें जैसे कूलम्ब्स लॉ शायद आपने पढ़ रखा है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा होगा। सो ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम, रेडियो एक्टिविटी एंड सम अदर टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको भी आप स्क्रीन पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेचर ऑफ फिजिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, हम इस टॉपिक की बात करेंगे। सीक्वेंस वाइज आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम कुछ लॉज की बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स में यूज करने वाले जो लॉज का नेचर है वो क्या है। हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं जो नेचर में है, मास है, चार्ज है, एनर्जी है,
मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके जो कंजर्वेशन लॉ है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, मतलब अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, अब सिस्टम क्या होता है, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स इज सेड टू बी सिस्टम, लाइक दिस क्लासरूम इज अ सिस्टम, इसमें जो कुछ भी है, ये बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, एनीथिंग, इन सब कंपोनेंट को मिला के एक सिस्टम बन रहा है। ऐसे ही कोई बॉडी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स, ये भी एक सिस्टम है। लेकिन सिस्टम को हम आइसोलेटेड कब बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा अ सिस्टम विच इज नॉट इफेक्टेड बाई इट्स सराउंडिंग्स, मीन्स द नो इफेक्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन इट इज सेड टू बी द आइसोलेटेड सिस्टम। जब भी कभी किसी भी बॉडी पे बाहरी किसी भी फोर्स का या बाहरी किसी भी चीज का कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो हम उस सिस्टम को आइसोलेटेड बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड होगा जिस पे सराउंडिंग का इफेक्ट ना पड़े। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं, मीन्स वो सेम ही रहती हैं, जैसे कि मास, चार्ज, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ चुके हैं आई थिंक सो। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दीज आर, तो ये कुछ लॉज हैं जो आपके ये हालांकि 1 by 1 आगे सिलेबस में आते जाएंगे। मैंने जैसे पहले ही बोला फर्स्ट चैप्टर इज एज एन इंट्रोडक्शन, तो यहाँ सिर्फ इंट्रो की बात हो रही है, बाकी 1 by 1 जब ये आते जाएंगे तो मैं आपको डिटेल्स लिख के दूंगा। बट इन शॉर्ट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, द फर्स्ट, in short, the law of conservation of linear momentum. तो what does the word conservation mean? conservation का मीनिंग, अगर कोई क्वांटिटी फिक्स रहती है, जितनी है उतनी ही रहती है, तो हम क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी इज कंजर्व इन अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में किसी क्वांटिटी का एडिटिव रहना, चेंज ना होना, ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इसमें जो वर्ड आया है, ये आप पहले 9th स्टैंडर्ड पे रीड कर चुके हैं। Do you know what is the linear momentum? Let me explain again what is the linear momentum. मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। इनिशियल क्लासेस में आपने पढ़ा है, like this is a body of mass m and it is moving in this direction with velocity v. Then the product of its mass and the velocity is called the linear momentum. कोई m मास की बॉडी b वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम अगर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट इज लीनियर मोमेंटम। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, और ये भी आपको पता है इसमें मास इज अ स्केलर एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो स्केलर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। तो जस्ट याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, linear momentum is defined as the product of the mass and the velocity of a body. It's called linear momentum and it is a vector quantity and its direction is towards the motion of object, that is the direction of velocity. velocity का जो direction होता है वही linear momentum का आपको याद आ गया होगा। अब momentum conserve कब रहता है, conservation law क्या है? अभी मैंने बताया अगर सिस्टम आइसोलेटेड है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो कुछ क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं, लाइक एनर्जी, मास, चार्ज। तो यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसका मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया आप आई थिंक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इनर्शिया लॉ आपने पढ़ा है ना। ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर लगाए गए फोर्स को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी इनर्शिया है, मतलब अपने अंदर किसी भी चेंज का अपोज करना। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, क्या, द बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, यही इनर्शिया है। और जब बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी
तो मीन्स अगर उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में 0 है तो 0 ही रहेगी, और 0 जब किसी भी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है लाइक 5 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी का मास भी 5 है, तो 5 × 5 25। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कितना रहेगा, 25 ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो ये क्या बोला जाएगा, कंजर्व रहेगा टोटल। तो इस सिचुएशन, लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया, क्या है, P = mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम के बारे में है। तो इसको हम क्या लिखें, in the absence of external force, the linear momentum of a body remains constant। constant और कंजर्व सेम मीनिंग है। In the absence of any external force, the linear momentum of a body remains constant। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लॉ ऑफ ये आपको नोट डाउन करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दोबारा फिर आएगा। यहाँ मैं जस्ट नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जो आपके फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का एक इंट्रो है, जो पार्ट है, वो मैंने बताया कि क्या क्या आपको आगे रीड करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो नोटिस कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसको अगर हम चाहें तो बहुत शॉर्ट में प्रूव भी कर सकते हैं। आई थिंक आपने ये फॉर्मूला रीड कर रखा होगा, F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी की दूसरी फॉर्म थी ΔP/ΔT। एक्चुअल में न्यूटन लॉ तो यही है, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है जब हम इसको ड्राइव करके लाते हैं, जो आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बट रियली क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body। किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है उसकी रेट उस पर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इस टर्म को अगर यूटिलाइज करें, F = ΔP/ΔT, वेरी शॉर्ट में, और यह अगर कंडीशन यूज कर लें, F = 0 पुट कर लेते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो टर्म क्या होगा, ΔP/ΔT = 0। by cross multiplying we have ΔP = 0, ΔT × 0 is 0। so ΔP 0 का मीन्स क्या, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को। मीन्स इफ वी पुट इन द फॉर्मूला F = ΔP/ΔT, which is the second law of motion by Newton, if F is equals to 0, that is the external force is 0, then ΔP/ΔT is also 0, and mathematically ΔP is 0, that is there is no change in the momentum। मोमेंटम में कोई चेंज हुआ ही नहीं। ΔP 0 होने का मतलब यही तो हुआ। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ΔP का मीनिंग क्या होता है, PF - PI मीन्स द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर हम इसको 0 पुट कर रहे हैं तो PF - PI = 0, that is PI = PF, मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन कब, जब हम F को 0 पुट कर रहे हैं। तो इफ वी डोंट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ और भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन
चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, ये लॉ है, बट इन नेक्स्ट क्लास। आज आप इसको भी स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट कमिंग टू द 11th क्लास, तो हम बहुत आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत इजीली एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा और टाइमली आप हर चीज रिकवर करेंगे। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन enjoy your journey of physics, read more, and if you have any doubt you can write in the comment box and I will give you the answer of your doubt. So once again you can note down this law and terms by pausing the screen. Till then, goodbye.